नमस्कार बच्चों, एक बार फिर से दिल्ली पुलिस 2023 14 नवंबर के पेपरों का एनालिसिस करते हुए उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। कुछ क्वेश्चन और देखते हैं जो कल के पेपर में आए हुए थे। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये बच्चों दिया था कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया, जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है बच्चों, ये किस देश के संविधान से हमने लिया है। तो पहले मैं आपको बता दूं कि दिल्ली पुलिस के पेपर में जाने से पहले जितने बच्चों के पेपर अभी बचे हुए हैं वो सोर्सेज ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान के स्रोत, ये जो संविधान के स्रोत हैं इसको जरूर पढ़ के जाना। यहां से लगातार क्वेश्चन वो पेपरों में बना रहे हैं, जैसे हमने संसदीय व्यवस्था कहां से लिया, जैसे संविधान संशोधन कहां से लिया, राष्ट्रपति पद कहां से लिया, बहुत सारे क्वेश्चन वो बन रहे हैं। तो संविधान संशोधन जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, ये प्रोसेस हमने किस देश के संविधान से लिया है। तो संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया बच्चों ली गई है, ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। कहां से ली गई है? दक्षिण अफ्रीका। दिल्ली पुलिस में यही क्वेश्चन था कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया को हमने किस देश से लिया है, तो वो हमने लिया है बच्चों दक्षिण अफ्रीका से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कल के पेपर में आया हुआ था। अगला क्वेश्चन था, सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की जो नियुक्ति होती है, सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति, हमारे देश में जो भी सुप्रीम कोर्ट है उनमें कोई भी जो जज होगा उनकी नियुक्ति कौन करता है? बच्चों उनकी नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। तो सुप्रीम कोर्ट में जज की जो नियुक्ति होती है राष्ट्रपति करते हैं। और एक चीज याद रखिएगा, इसके अलावा अगर आपसे क्वेश्चन वो पूछते हैं कि हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति कौन करता है, तो हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति ये करते हैं बच्चों राज्यपाल। तो हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति की जाती है राज्यपाल के द्वारा। जिस राज्य का हाई कोर्ट होगा उस हाई कोर्ट के जज की नियुक्ति उस राज्य के राज्यपाल के। और सुप्रीम कोर्ट में जज की नियुक्ति भारत सरकार या भारत में राष्ट्रपति के द्वारा। दिल्ली पुलिस के एक शिफ्ट में तो इन्होंने ये क्वेश्चन डाला कि सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, और एक क्वेश्चन में हाई कोर्ट से उन्होंने डाला था कि हाई कोर्ट में कोई व्यक्ति जो रिट होता है वो किस आर्टिकल के तहत जारी करता है। ऑलरेडी हमने एक वीडियो में इसको डिस्कस कर लिया है। अगला क्वेश्चन यहां पे बच्चों था कि 2001 की तुलना में 2011 में कुल हिंदू वृद्धि दर कितनी थी। तो यह भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन था। एक्चुअल में सारे बच्चे ये जब पढ़कर जाते हैं कि 2001 में हमारी आबादी 102 करोड़ के आसपास थी, 2011 में हमारी आबादी 121 करोड़ हो गई। तो इस 102 से 121 करोड़ में जब हम पहुंचते हैं तो हमारी आबादी 17.5% इंक्रीज करती है। तो टोटल 10 सालों में भारत की कुल आबादी 17.5% इंक्रीज की है। लेकिन यहां पर क्वेश्चन क्या आया कि हिंदुओं की आबादी कितनी बढ़ी। तो यहां पर हिंदू जो है, हिंदुओं की आबादी बच्चों पिछले 10 सालों में जो इंक्रीज हुई है उसका एग्जैक्टली आंसर मतलब ऑप्शन में उन्होंने दिया था लगभग 10%, लगभग 20% या 30%, या मान लो ऐसे करके ऑप्शन था। तो हिंदुओं की जो आबादी थी बच्चों वो पिछले 10 सालों में लगभग 20% इंक्रीज हुई है। तो जैसे मान लो अगर हिंदू 100 करोड़ थे तो पिछले 10 सालों में 120 करोड़ हो गए। ये एक तरीके का मैंने एग्जाम्पल बताया। तो ये हमारे देश की हिंदुओं का ग्रोथ रेट था पिछले 10 वर्षों में। अगला क्वेश्चन जो यहां पर था, माइन कैम्प, एक और बुक पूछ दिया, एक और किताब का नाम पूछा, माइन कैम्प। इसको हिंदी में हम कह सकते हैं मेरा संघर्ष।
ये जो मेरा संघर्ष नामक किताब है, इसका लेखक या ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है, तो ये है हिटलर के बारे में। तो इस किताब को लिखा था हिटलर। तो हिटलर की किताब का नाम है माइन कैम्फ, और मैंने कुछ देर पहले नेल्सन मंडेला की किताब का नाम बताया था। नेल्सन मंडेला की जो किताब थी लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। उसके बाद बच्चों अगला क्वेश्चन है दिल्ली पुलिस में, जो अगला क्वेश्चन इन्होंने पूछा था, हरि प्रसाद चौरसिया का संबंध किससे है? हरि प्रसाद चौरसिया। तो जो हरि प्रसाद चौरसिया है बच्चों, पहले तो आप ये जान लो कि आप फिर से एक चीज मैं स्टैटिक जीके के लिए बता दे रहा हूं, हमारे यहाँ बहुत सारे संगीत या फिर संगीत वाद्य यंत्र हैं, चाहे बांसुरी हो, तबला हो, वायलिन हो, बहुत सारे हैं, संतूर हो। तो आपको क्या करना है कि इन सारे वाद्य यंत्रों से संबंधित या जो नृत्य है, नृत्यों से संबंधित, संगीत से संबंधित बड़े बड़े व्यक्तियों का नाम आपको याद रखना है। तो यहां पर ये जो नाम पेपर आपके सामने दिख रहा है, हरि प्रसाद चौरसिया। हरि प्रसाद चौरसिया बच्चों एक प्रसिद्ध बांसुरी वादक है। तो भारत में हरि प्रसाद चौरसिया एक प्रसिद्ध बांसुरी वादक है। इनके बारे में दिल्ली पुलिस ने कल के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था। यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन था बच्चों, यही पे एक और मृणालिनी साराबाई। देखिए फिर मैंने एक बार हरि प्रसाद चौरसिया के बाद मृणालिनी साराभाई, इनका संबंध किससे है? अभी हरिशंकर जो हरि प्रसाद चौरसिया थे वो बांसुरी से संबंधित थे। मृणालिनी साराभाई ये जो है एक प्रसिद्ध नृत्यांगना है, और इनका संबंध जो है कि भरतनाट्यम से है। तो भारत में जो भरतनाट्यम होता है, इसका संबंध मृणालिनी साराभाई से है। वो बहुत एक प्रसिद्ध नृत्यांगना थी। यहाँ पे नृत्य से रिलेटेड बच्चों स्टैटिक जीके में आपको जरूर पढ़ के जाना है। नृत्य दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं लोकल डांस और एक होते हैं क्लासिकल डांस। लोकल डांस से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पेपर में आ रहे हैं दिल्ली पुलिस में। क्लासिकल डांस से भी रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। इंडिया में इस समय कुल 8 नृत्यों को, 8 डांस को क्लासिकल डांस के रूप में कैटेगराइज किया जाता है। ये 8 डांस कौन कौन से हैं? भारतनाट्यम, कुचिपुड़ी, मोहिनीअट्टम, कथकली, कथक, असमिया, सतारिया, ओडिशी, मणिपुरी। ये 8 डांस हैं जो भारत में कंसीडर किए जाते हैं एज ए क्लासिकल डांस के रूप में। फिर से ध्यान से सुन लीजिएगा, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, मोहिनीअट्टम, कथकली, कथक, सतारिया, ओडिशी और मणिपुरी। अगर मैं इसको थोड़ा और अच्छे से समझा दूं आपको, तो भारत में जो 8 नृत्य हैं, इन 8 नृत्यों का जो क्लासिकल डांस के रूप में है, इन 8 नृत्यों का संबंध किस राज्य से? जैसे भरतनाट्यम हो गया, तो भरतनाट्यम का जो संबंध है बच्चों तमिलनाडु से हो गया। जैसे कुचिपुड़ी है, कुचिपुड़ी का संबंध किस राज्य से हो गया? ये हो गया बच्चों आंध्र प्रदेश से। जैसे कथकली हो गया, कथकली का संबंध केरला से। जैसे मोहिनी अट्टम, तो मोहिनी अट्टम का संबंध भी कहां से हो गया? केरला से हो गया। इसके अलावा कथक का संबंध बच्चों यूपी से। इसके अलावा ओडिसी का संबंध उड़ीसा से। उसके अलावा मणिपुरी का संबंध मणिपुर से। और लास्ट में सतारिया का संबंध असम से। तो ये भारत में 8 क्लासिकल डांस हैं। इसके अलावा हमारे पास ढेर सारे लोकल डांस हैं, आप उसको पढ़कर आना। दिल्ली पुलिस में इन्होंने क्या क्वेश्चन पूछा? मृणालिनी साराभाई का संबंध किससे है? तो भारतनाट्यम। अच्छा, वो भारतनाट्यम के साथ साथ कुचिपुड़ी भी करती थी, तो ऑप्शन में भारतनाट्यम है, तो आपको भारतनाट्यम करना है। चलिए अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन था बच्चों,
खेलो इंडिया यूथ गेम्स, खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहां पर हुए थे? तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन जो है कि हम लोगों ने बताया था कि ये खेलो इंडिया यूथ गेम्स इस बार मध्य प्रदेश में हुए थे और महाराष्ट्र पदक तालिका में सबसे नंबर 1 पर था। 89वां संविधान संशोधन से बच्चों एक बार क्वेश्चन आया, 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003। जो 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003 है, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था। तो ये क्या था कि भारत में पहले आर्टिकल 338, आर्टिकल 338 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग, इसी को आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 89 के द्वारा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग को अलग कर दिया गया और जनजाति आयोग को अलग कर दिया गया। तो हमारे देश में अब राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का उल्लेख बच्चों नेशनल शेड्यूल कास्ट कमीशन का उल्लेख आर्टिकल 338 में, नेशनल शेड्यूल ट्राइब्स कमीशन का उल्लेख बच्चों 338 ए में, और नेशनल जो अदर बैकवर्ड या बैकवर्ड क्लासेस कमीशन है, पिछड़ा वर्ग है, उनके लिए जो है कि आर्टिकल 338 बी में। तो इस तरीके से अपने पास बहुत सारे कमीशन है, इनको आप अच्छे से पढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग अब यहां पे जो बात करेंगे बच्चों, अगला जो क्वेश्चन पेपर में आया कि राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? तो राज्यपाल को शपथ कल का अगला एक और बेहतरीन क्वेश्चन था, राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? तो राज्यपाल को शपथ दिलाता है बच्चों उस राज्य के, जिस राज्य का राज्यपाल है उस राज्य के हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। तो याद रखिएगा, अगर राज्यपाल को शपथ दिलाने की बात होती है तो राज्यपाल को सेम उसी स्टेट के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस शपथ दिलाते हैं, और अगर गलती से उस समय मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित है, वो नहीं है, तो उस हाई कोर्ट का जो सबसे सीनियर मोस्ट जज होगा वो शपथ दिला देगा। अगर हम इस चीज को चेंज कर दें, क्वेश्चन जैसे अब आगे आने वाले दिनों में वो पूछ दें कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा, तो राष्ट्रपति को जो शपथ दिलाता है वो भारत के सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, राज्यपाल को शपथ दिलाएगा हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, और राष्ट्रपति को शपथ दिलाएगा सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। अगला क्वेश्चन बच्चों है सतनामी आंदोलन। इससे क्वेश्चन पूछा था, सतनामी आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था? हिस्ट्री का एक क्वेश्चन है सतनामी आंदोलन। तो पहले तो आप ये जान लो, दिल्ली पुलिस ने सतनामी आंदोलन को पूछा तो आंदोलन ये लगभग 1820 के आसपास स्टार्ट किया गया था। तो ये वो समय था जब भारत में समाज सुधार और पुनर्जागरण का दौर चल रहा था। राजा राम मोहन राय को भारत में समाज सुधार का जनक माना जाता है, क्योंकि राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा वगैरह को अंत करा के भारत में उसकी नींव डाली थी। सेम उसी टाइम एक बड़े गुरु थे, बड़े फेमस आदमी थे, गुरु घासीदास। ये गुरु घासीदास ने क्या किया कि सतनामी नाम का एक आंदोलन चलाया, और ये जो गुरु घासीदास का संबंध है ये विशेषकर छत्तीसगढ़ से है। तो छत्तीसगढ़ के गुरु घासीदास ने सतनामी आंदोलन चलाया। आपको मैं यहाँ पे एक ट्रिक बता देता हूं बच्चों, अगर आपसे कभी पेपर में वो दिल्ली पुलिस जैसे या एसएससी में पूछ ले कि गुरु घासीदास इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ है, आंसर छत्तीसगढ़। गुरु घासीदास क्रिकेट स्टेडियम कहाँ है या कोई भी स्टेडियम कहाँ है, छत्तीसगढ़। गुरु घासीदास जो गुरु घासीदास नेशनल पार्क है वो कहाँ है, छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ में गुरु घासीदास का पूरा जो है कि आंदोलन चला था। इस आंदोलन को हम लोग सतनामी आंदोलन कहते हैं और 1820 के आसपास चला था।
अगला जो क्वेश्चन है बच्चों, जो दिल्ली पुलिस ने पूछा, सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्यों के बारे में पूछा था। दिल्ली पुलिस ने पूछा कि जनसंख्या के हिसाब से भारत के सर्वाधिक राज्य। तो पहले तो आप ये जान लो कि भारत में 4 राज्य जनसंख्या में सबसे नंबर 1 पर आते हैं। वो 4 राज्य कौन कौन से हैं? यूपी, महाराष्ट्र, बिहार और वेस्ट बंगाल। ये 4 राज्य भारत में जनसंख्या के हिसाब से सबसे टॉप पर हैं। लेकिन अगर जनसंख्या के हिसाब से हम बात करें बच्चों, मैक्सिमम, सर्वाधिक जनसंख्या और मिनिमम जनसंख्या, तो मैक्सिमम जनसंख्या वाला अगर हम राज्य चेक करें तो ये हमारा बच्चों आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। तो सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य कौन सा हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। अगर हम यही पे क्वेश्चन चेंज कर दें कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश बताइए, तो इसका आंसर बच्चों अलग हो जाएगा और इसका आंसर जो होगा ये हो जाएगा दिल्ली। तो दिल्ली भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों में उत्तर प्रदेश। और अगर हम इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर दें कि जनसंख्या सबसे कम कहां पर है, तो सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य और सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश। अगर हम इनके नाम को देखें बच्चों, तो यहां पर भारत में जो सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है उसका नाम है सिक्किम, और सबसे कम जनसंख्या वाला जो केंद्र शासित प्रदेश है उसका नाम है लक्षद्वीप। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल याद रखिएगा। भारत में जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश और सबसे छोटा राज्य जो है सिक्किम है। अब यहां पर ध्यान देना, दिल्ली पुलिस ने जो कल के पेपर में क्वेश्चन पूछा था कि जनसंख्या के हिसाब से इंडिया के टॉप 2 बड़े जो स्टेट्स हैं वो कौन कौन से हैं, तो यूपी और महाराष्ट्र। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन था, स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा, यह नारा किसका था बच्चों? तो स्वराज्य की बात, होम रूल इसको हम कह सकते हैं। स्वराज्य का बच्चों मतलब होता है होम रूल। तो भारत में होम रूल की जो बात करने वाले लोग थे वो 2 लोग थे, एक एनी बेसेंट थी, एक एनी बेसेंट और दूसरा बाल गंगाधर तिलक। तो तिलक और एनी बेसेंट ने भारत में होम रूल को काफी पॉपुलर किया। जो एनी बेसेंट थी, इन्होंने अपना पूरा का पूरा हेडक्वार्टर मद्रास के आसपास यानी साउथ इंडिया में एक्सपेंड किया था। तिलक ने अपना पूरा का पूरा जो अड्डा बनाया हुआ था इस होम रूल मूवमेंट के लिए, उन्होंने बॉम्बे को बनाया हुआ था। तो ये बॉम्बे से रेगुलेट करते थे, वो मद्रास से रेगुलेट करते थे। ये जो बाल गंगाधर तिलक थे, इन्होंने ही एक नारा दिया कि स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। यानी होम रूल, खुद का शासन हमारा। अंग्रेज कौन होते हैं हम पर शासन करने वाले? भाई, हम अपने ऊपर खुद शासन करेंगे। और ये नियम, ये जो मूवमेंट था, इसको तिलक के द्वारा काफी पॉपुलर कराया गया था। तिलक भारत में गरम दल के नेता माने जाते थे और तिलक, बाल गंगाधर तिलक जो हैं, लाला लाजपत राय और तमाम अरविंद घोष जैसे नेताओं के साथ मिलकर गरम दल का एक अलग कांग्रेस में वो किया, एक अलग से जो है कि ग्रुप बनाया और अंग्रेजों के खिलाफ काफी लड़ाई लड़ने में मदद की। तिलक के बारे में एक और क्वेश्चन आ सकता है कि बॉम्बे में या उस समय का जो आज का बंबई वगैरह है, गणेश पूजा, शिवाजी महोत्सव, ये सब जो शुरू कराने का, इससे क्या था कि उनका एक पर्पस था कि जो युवा है जब वो गणेश पूजा या फिर शिवाजी महोत्सव मनाएंगे, उनके अंदर कहीं ना कहीं एक प्रकार से देश प्रेम की भावना जगेगी। तो इस तरीके की वो नई नई चीजों को उन्होंने क्या किया था, इनोवेट किया था इंडिया में। अगला क्वेश्चन बच्चों है, आगामी ओलंपिक खेल कहां होंगे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। आगामी ओलंपिक खेल, तो पहले तो आप एक चीज ये याद रखना, जितने बड़े बड़े खेल होने वाले हैं, चाहे फीफा वर्ल्ड कप हो, ओलंपिक हो, क्रिकेट हो, कोई भी, कहां अगला होने वाला एशियन गेम्स हो, कोई भी, वो आपको रट कर जाना है। तो जैसे आगामी ओलंपिक खेल होंगे
पेरिस में। किस साल होंगे? 2024 में। तो 2024 में पेरिस में ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जाएगा। फिलहाल अभी कौन सा ओलंपिक खेल हुआ? वो टोक्यो में हुआ। कहां पर हुआ? टोक्यो में। टोक्यो 2020 ओलंपिक का नाम था टोक्यो 2020, लेकिन कोविड की वजह से थोड़ा सा डिले हुआ और हमने इसको 2021 में जो है कि ऑर्गेनाइज किया। तो ये हमारा ओलंपिक खेल से क्वेश्चन बना हुआ था। अगला क्वेश्चन जो बच्चों था यहां पर योजना आयोग से रिलेटेड एक क्वेश्चन था। योजना आयोग के बारे में इन्होंने क्या एग्जैक्टली पूछा था वो तो पता नहीं चल पाया, लेकिन योजना आयोग के बारे में इन्होंने ये क्वेश्चन मतलब एक क्वेश्चन आया था। तो योजना आयोग के बारे में मैं आपको दो तीन चीजें बता देता हूं। योजना आयोग की जो स्थापना हुई थी 1 अप्रैल सॉरी योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च को हुई थी बच्चों। ये डेट थोड़ा सा यहाँ पे कंफर्म कर लीजिएगा। बस 15 मार्च योजना आयोग 15 मार्च 1950 को बनाया गया। योजना आयोग का जो पदेन अध्यक्ष होते हैं, पदेन अध्यक्ष, ये हमारे प्रधानमंत्री महोदय होते हैं। तो जो पीएम होते हैं वो योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं। और इस योजना आयोग में एक उपाध्यक्ष होता है। जो उपाध्यक्ष होता है इसको डिप्यूटी हेड बोलते हैं या डिप्यूटी चेयरपर्सन बोल सकते हैं। तो जो उपाध्यक्ष होते हैं वही योजना आयोग का सारा कामकाज देखते हैं। योजना आयोग 1950 से बनी हुई थी, काफी अच्छा काम भी कर रही थी, सब कुछ चल रहा था, लेकिन हाल फिलहाल के वर्षों में उसका प्रदर्शन थोड़ा सा निराशाजनक। योजना आयोग काफी बायसनेस कर रही थी, भेदभाव कर रही थी राज्यों के साथ। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में अनाउंस किया था कि अगर मेरी सरकार बनती है तो मेरा सबसे पहला काम यही होगा कि मैं योजना आयोग को खत्म करूंगा। और फाइनली 2014 में मोदी की सरकार बनती है और लाल किला से जब वो पहली बार भाषण दे रहे थे 2014 में, उसी दिन उन्होंने अनाउंस कर दिया था कि अब हम योजना आयोग को खत्म कर रहे हैं। तो योजना आयोग को जब हम खत्म कर रहे हैं तो इस योजना आयोग के स्थान पर एक नया संस्था इन्होंने कहा कि हम बनाएंगे। और जब हमने उस संस्था का नाम यहाँ पे देखा आगे चलकर तो उसका नाम क्या रखा गया? नीति आयोग, जो 1 जनवरी 2015 को गया। तो योजना आयोग के बारे में क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं? योजना आयोग कब बना, योजना आयोग को कब खत्म किया गया? तो 2014 को किया गया। योजना आयोग का उपाध्यक्ष कोई भी स्पेशल आदमी हो सकता है जिसको पीएम रिकमेंड करके बना दे। तो योजना आयोग का जो अंतिम उपाध्यक्ष थे मोन्टेक सिंह आहलूवालिया, वो मनमोहन सिंह के 10 सालों की सरकार में लगातार बने हुए थे। तो काफी मतलब निराशाजनक काम किए थे, इसकी वजह से इसको समाप्त करना पड़ा। योजना आयोग को समाप्त करके उसके स्थान पर कौन सी नई संस्था बनी? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, 1 जनवरी 2015, जिसको हम नीति आयोग कहते हैं बच्चों। नीति आयोग सेम योजना आयोग ही जैसा एक। नीति आयोग और योजना आयोग का जो बेसिक बच्चों डिफरेंस था वो ये था कि योजना आयोग के पास धन आवंटन या वित्त आवंटन करने की शक्ति थी। वो किस राज्य को कितना पैसा किस योजना के लिए देना है वो पूरा पावर योजना आयोग रखता है। नीति आयोग को ये पावर नहीं दी गई है। नीति आयोग को बोला गया कि तुम काम करोगे एक थिंक टैंक के रूप में, जस्ट थिंक टैंक के रूप में आप काम करोगे, सरकार के सलाहकारी संस्था के रूप में। आप सिर्फ सरकार को सलाह दोगे, आपको धन आवंटन का अधिकार नहीं दिया जाएगा जो योजना आयोग के पास था। दूसरा यहाँ पे अंतर बच्चों ये था कि योजना आयोग कोई भी प्लानिंग करता था तो टॉप टू बॉटम करता था। दिल्ली में इसके अधिकारी बैठे रहते थे और हर जगह के लिए योजना बना देते थे। नीति आयोग जस्ट इसके उल्टा काम करेगा, ये बॉटम टू टॉप करेगा। बॉटम टू टॉप का मतलब बच्चों ये कि नीति आयोग पहले गांव या कस्बे के स्तर पर देखेगा कि वहां पर क्या जरूरत है और उसके हिसाब से योजना बनाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है बच्चों, लेब्रा खेल का संबंध किससे है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेब्रा शब्द का संबंध। तो पहले आप ये देख लो कि हमारे देश में बहुत सारे खेल होते हैं, इस पूरी दुनिया में बहुत सारे खेल होते हैं और सभी खेलों से संबंधित ढेर सारे कथन होते हैं।
उन्हीं कथनों में एक है लेब्रा, और लेब्रा जो कथन है या शब्द है, इसका संबंध बच्चों होता है वॉलीबॉल से। तो ये आप बिल्कुल करके आइएगा। अगला जो क्वेश्चन था बच्चों, यहां पर सत्यमेव जयते को किस उपनिषद से लिया गया है? यह क्वेश्चन दिल्ली पुलिस ने पूछा कि सत्यमेव जयते, जो सत्यमेव जयते है, इसको हमने किस उपनिषद से लिया है? तो सत्यमेव जयते हमारा राष्ट्रीय वाक्य है बच्चों, ये हमारा राष्ट्रीय वाक्य है, और इस राष्ट्रीय वाक्य को हमने मुंडकोपनिषद से लिया है, मुंडकोपनिषद से लिया है। इसके अलावा बच्चों यहां पर एक और क्वेश्चन था, भजन सोपोरी। दिल्ली पुलिस ने कल के क्वेश्चन में पूछा भजन सोपोरी, तो जो भजन सोपोरी है, इसका संबंध पूछा था, तो इसका संबंध बच्चों सूफियाना से है। जो सूफी एक अलग तरीके का संगीत होता है, तो सूफी संगीत से या सूफियाने से भजन सोपोरी का संबंध है। और ये जो भजन सोपोरी है, ये संतूर के साथ गाया जाता है। संतूर एक वाद्य यंत्र होता है संतूर, तो संतूर जब बजाते हैं और ये भजन गाते हैं, भजन सोपोरी। कौन से लोग गाते हैं? सूफी संत लोग गाते हैं। अगला क्वेश्चन बच्चों है, संसदीय प्रणाली का, जो संसदीय प्रणाली है उसको भारत के संविधान में किस संविधान से लिया गया है? अभी मैंने बताया था कि संविधान संशोधन हमने कहां से लिया है, तो संविधान संशोधन जो हमने लिया है वो हमने लिया था दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। तो यही भी क्वेश्चन अगला फिर से पूछ दिया उसी सेम शिफ्ट में कि संसदीय प्रणाली की व्यवस्था कहां से भारत ने ली है? तो बच्चों पार्लियामेंट्री सिस्टम हमने ब्रिटेन के संविधान से लिया है। कहां के संविधान से लिया है? ब्रिटेन के संविधान से, तो याद रखिएगा। तो जो हमारा ब्रिटेन के संविधान से हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्रोसेस साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से। पेपर में जाने से पहले संविधान के सोर्सेज एक बार फिर से याद दिला दे रहा हूं, जरूर पढ़ के जाइएगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों, आग्नेय चट्टान से क्वेश्चन आया था। बच्चों ने ये एग्जैक्टली नहीं बता पाए कि आग्नेय चट्टान से क्वेश्चन क्या था, लेकिन आग्नेय चट्टान से रिलेटेड क्वेश्चन बना था। तो आग्नेय चट्टान क्या होती है बच्चों? आग्नेय चट्टान के बारे में 5-6 लाइन में आपको बता दे रहा हूं। यहां पर आग्नेय चट्टान ज्वालामुखी के लावा के ठंडा होने से बनती हैं। दूसरी चीज, आग्नेय चट्टानें सबसे ज्यादा कठोर होती हैं। तीसरी चीज, आग्नेय चट्टानें सबसे ज्यादा पृथ्वी पर पाई जाती हैं। चौथी चीज, आग्नेय चट्टानों में धात्विक खनिज बहुत ज्यादा मिलते हैं। पांचवी चीज, आग्नेय चट्टान में जीवाश्म या ईंधन खनिज बिल्कुल नहीं मिलते। छठी चीज, आग्नेय चट्टान में बच्चों, आग्नेय चट्टान में रवे बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। रवे का मतलब होता है क्रिस्टल्स। तो क्रिस्टल्स जो होते हैं, जिसको रवे हम बोलते हैं, कण बोलते हैं, तो कौन सी चट्टान रवेदार होती है? वो आग्नेय चट्टान होती है। इग्नियस रॉक्स में इतने पॉइंट अगर आपने याद कर लिए, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है। ज्वालामुखी के लावा के ठंडा होकर बनने से बनी चट्टानों को आग्नेय चट्टान कहते हैं। सबसे ज्यादा कठोर होती हैं, पृथ्वी पर सबसे ज्यादा पाई जाती हैं, इसमें धात्विक खनिज बहुत ज्यादा मिलते हैं, जीवाश्म और ईंधन खनिज बिल्कुल नहीं मिलते हैं। ये क्रिस्टलाइज्ड रॉक्स होती हैं। इनके एग्जांपल्स में 2 रॉक्स सबसे फेमस है, बेसाल्ट और ग्रेनाइट। तो बेसाल्ट और ग्रेनाइट ये 2 इग्नियस रॉक्स के फेमस एग्जांपल्स हैं। अगला क्वेश्चन बच्चों जो पेपर में पूछा, मुखौटा नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो ये आप याद रखिएगा, लोक नृत्य। अभी मैंने क्लासिकल डांस के बारे में चर्चा किया था, लेकिन आपको लोकल नृत्य बहुत ज्यादा पढ़ के जाना है। जैसे बिहू असम का है, छऊ उड़ीसा वगैरह झारखंड में होता है, कजरी यूपी में होता है, तो बहुत सारे डांसेस हैं। इसी प्रकार के डांसेस में एक डांसेस है हमारा मुखौटा।
ये जो मुखौटा डांस होता है बच्चों, ये अरुणाचल प्रदेश का फेमस नृत्य है, याद रखिएगा। ये लोकल नृत्य है। जैसे बिहू कहाँ का है, असम का है। बहुत अच्छे। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, एलोरा की गुफाओं में टोटल गुफाओं की कितनी संख्या है। एलोरा, ये जो एलोरा है, ऑफलाइन क्लासेस में मैंने सारी गुफाएं करा रखी है एलोरा की, और वहां पे और भी जो गुफाएं हैं वो सब हम लोगों ने किया था। तो एलोरा की गुफाओं में टोटल गुफाओं की जो संख्या है बच्चों, वो 34 है। कितनी है, 34। दिल्ली पुलिस में यही क्वेश्चन आया था कि एलोरा की गुफाओं में कुल गुफाएं कितनी है, 34 है। अगला क्वेश्चन था बच्चों यहाँ पे जो पूछा हुआ था, राष्ट्रपति और मंत्री परिषद के बीच की कड़ी कौन होता है। राष्ट्रपति एवं मंत्री परिषद के बीच की कड़ी। तो पहले आप ये ध्यान देना, आर्टिकल, जो हमारा आर्टिकल 52 है, इसमें हमने राष्ट्रपति के बारे में लिख रखा है, और आर्टिकल जो 74 है, इसमें हमने मंत्री परिषद के बारे में लिखा। आर्टिकल 52 में हम ये कहते हैं कि हमारे देश का संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति होगा और वह अपनी शक्तियों का प्रयोग अपने अधीनस्थ अधिकारियों के सहायता से करेगा। आर्टिकल 74 में लिखा है, भारत में एक मंत्री परिषद होगी जो राष्ट्रपति के कार्यों में उसकी मदद करेगी, और इस मंत्री परिषद का जो हेड होगा वो हमारा प्रधानमंत्री होगा। तो कहीं ना कहीं राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच में कौन आ रहा है, पीएम साहब आ रहे हैं। सारे मंत्री एक एक करके राष्ट्रपति से जाएंगे नहीं मिलने, सारे मंत्रियों की बात एक व्यक्ति जाके राष्ट्रपति को बताएगा, उस व्यक्ति का नाम होगा प्रधानमंत्री। तो दिल्ली पुलिस के पेपर में आया कि राष्ट्रपति एवं मंत्री परिषद के बीच की कड़ी कौन है, तो बच्चों आपको याद रखना है प्रधानमंत्री। यहां पर एक चीज और बता दूं मैं, जब हमारा संविधान लागू हुआ था तो राष्ट्रपति को यह भ्रम हो गया था कि सारी पावर मेरे अंदर है और ये लोग जो मुझको बोलेंगे वो मैं करूं या न करूं। तो वो बार बार नेहरू की बातों को उस समय के राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद मना कर देते थे। तो नेहरू और उस समय के राष्ट्रपति में बहुत ज्यादा विवाद हो जाता था, बार बार मनमुटाव हो जाता था। नेहरू कुछ करना चाहते थे, राष्ट्रपति नहीं मानते थे। तो बाद में हमने संविधान में संशोधन किया, एक लाइन और जोड़ा कि अगर मंत्री परिषद राष्ट्रपति को कोई सुझाव देता है, भाई काम तो राष्ट्रपति इन्हीं के मन से करेंगे, तो अगर वो सुझाव देते हैं तो राष्ट्रपति के पास पावर बस इतना है कि वो एक बार पुनर्विचार के लिए मंत्रियों को बोल देगा कि भाई मंत्री परिषद लो, आप क्या करो, एक बार इसके बारे में सोच लो। और अगर दोबारा मंत्री परिषद उसी बात को फिर से राष्ट्रपति को कहेगा करने के लिए, तो इस बार राष्ट्रपति पूरी तरीके से बाध्य है उस काम करने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दिल्ली पुलिस में जो बच्चों अगला क्वेश्चन आया, फास्टिंग फीस्टिंग बुक के लेखक, एक किताब यहां पे दी गई है पिछले दिन पेपरों में, फास्टिंग फीस्टिंग बुक का लेखक कौन है। तो फास्टिंग फीस्टिंग एक किताब है और ये किताब काफी चर्चा में रही, और इस किताब की लेखिका है अनीता देसाई। अनीता देसाई। अगला क्वेश्चन एक और बच्चों देखते हैं जो पेपर में कल के आया था, मौर्य वंश की स्थापना। यहां पे मौर्य वंश से क्वेश्चन आ गया, मौर्य वंश की जो स्थापना है ये किसने किया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। यह क्वेश्चन दिल्ली पुलिस में नहीं आया था कि मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य किया। क्वेश्चन आया था कि चंद्रगुप्त मौर्य ने किसको मारकर मौर्य वंश की स्थापना की थी। तो मौर्य वंश के ठीक पहले हमारे यहाँ पे जो वंश था वो नंद वंश था, और इस नंद वंश का अंतिम राजा था घनानंद, और इस घनानंद की हत्या करके चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया था, मौर्य एम्पायर को खड़ा किया था। और जो मौर्य वंश खड़ा हुआ बच्चों, इस मौर्य वंश को खड़ा करने में चाणक्य ने बहुत ज्यादा भूमिका निभाई थी, क्योंकि वो चंद्रगुप्त के गुरु थे। चंद्रगुप्त मौर्य को
उसकी पूरी राजनीति सिखाने के लिए उन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम था अर्थशास्त्र। बुक का नाम जरूर अर्थशास्त्र है, लेकिन इसमें अर्थशास्त्र का कोई सिद्धांत नहीं है। ये बुक टोटली पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड है। राजनीतिक सिद्धांत इसमें लिखे गए हैं, एक राजा को क्या क्या करना चाहिए, वो है चंद्रगुप्त मौर्य के लिए। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने किसकी हत्या की बच्चों? धनानंद की, और अपने एम्पायर को खड़ा किया। ये दिल्ली पुलिस के कल का पेपर का क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन यहां पर देखते हैं जो कल आया हुआ था, प्रसूति सहायता। ये क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। प्रसूति सहायता किस आर्टिकल के तहत हमें मिलती है? तो पहले आप ये देख लो कि हमारे पास अधिकार दो कैटेगरी के होते हैं। एक हमारे अधिकार होते हैं मौलिक, और ये जो मौलिक अधिकार है ये आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। दूसरे अधिकार हमको संविधान में मिले हैं डीपीएसपी में, और डीपीएसपी में जो हमको अधिकार मिले हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में या नीति निर्देशक तत्वों में, इन अधिकारों को देना या ना देना ये सरकार के ऊपर डिपेंड करता है। सरकार के पास अगर कैपेसिटी है, पैसा है, तो इस तरह के अधिकार आपको दे सकता है। आप जबरदस्ती सरकार से ये अधिकार नहीं ले सकते। तो डीपीएसपी का सीधा सीधा मतलब है वे अधिकार जो आपको सरकार अपने समय या कैपेसिटी के हिसाब से समय समय पर देता रहेगा। डीपीएसपी आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। डीपीएसपी संविधान के भाग 4 में आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 के बीच लिखा हुआ है। उसी में एक आर्टिकल है आर्टिकल 42, और ये जो आर्टिकल 42 है ये कहता है कि जिन महिलाओं की डिलीवरी होने वाली है या जो महिलाएं प्रेग्नेंट है उनके लिए सहायता करना सरकार की जिम्मेवारी है। इसके लिए सरकार जननी सुरक्षा कार्यक्रम भी चलाती है। तमाम गांव मोहल्लों में आशा नाम की एक स्वास्थ्य कार्यकर्ता को नियुक्त की हुई है। ये जो आशा होती हैं गांव गांव में जाती हैं, अपने एरिया में पता करती हैं किसकी डिलीवरी होने वाली है, कितने बच्चे कम उम्र। तो ये आंगनबाड़ी और आशा का मेन काम प्रसूति सहायता है। उसमें आंगनबाड़ी तो छोटे बच्चों को पढ़ाने उड़ाने के लिए होती है, और आशा इन सब कामों के लिए होती है। तो आप याद रखिएगा, जो दिल्ली पुलिस के कल के पेपर में क्वेश्चन आया, प्रसूति सहायता किस आर्टिकल के तहत मिल रही है? आर्टिकल 42, और यह एक प्रकार का नीति निर्देशक तत्व है। जो अगला क्वेश्चन है बच्चों हमारा यहाँ पे दिल्ली पुलिस के लिए, अगला क्वेश्चन जो आया है पेपर में, स्वपोषी के बारे में उन्होंने पूछ दिया है। स्वपोषी और परपोषी दो प्रकार के होते हैं। ये होते हैं ऑटोट्रॉप्स और ये होते हैं हेट्रोट्रॉप्स। जो ऑटोट्रॉप्स होते हैं, ऑटोट्रॉप्स, इसका सीधा मतलब होता है वे जीव जंतु या वनस्पति कोई भी ले लो जो अपना भोजन खुद बना ले। तो इसमें ज्यादातर प्लांट्स ही आते हैं, क्योंकि प्लांट्स ही स्वपोषी होते हैं। जंतु अपना भोजन नहीं बना सकता, उसको भोजन के लिए प्लांट्स पे डिपेंड रहना ही होगा। तो कोई भी प्लांट स्वपोषी होता है। तो स्वपोषी पर उन्होंने क्वेश्चन दिल्ली पुलिस ने बनाया था। आगे जो इन्होंने क्या और क्वेश्चन डाला था, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, जो पीएम गरीब कल्याण योजना है, पीएम गरीब कल्याण योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, यह योजना बच्चों इन्होंने पूछा था किस साल आई? तो 2016 में आई थी। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के द्वारा इन्होंने बहुत सारा क्या किया था कि आम जनता के लिए काफी यहाँ पे योजनाएं इन्होंने लॉन्च की थी, सरकार मोदी ने गरीबों के लिए। इसी वाले शिफ्ट में इन्होंने दो क्वेश्चन और बच्चों डाला था। एक इन्होंने डाला प्रधानमंत्री आवास योजना। आप ये जान लो कि प्रधानमंत्री आवास योजना 2015 में शुरू हुई थी। प्रधानमंत्री आवास योजना का मुख्य उद्देश्य था सभी लोगों को पक्का मकान देना। और अगर अच्छा, इन्होंने जब ये योजना शुरू की थी तो इसका टारगेट रखा था 31 दिसंबर 2022 कि 2022 तक हम सबको पक्का मकान दे देंगे।
फिलहाल इन्होंने क्या किया कि 31 दिसंबर 2022 तक नहीं दे पाए, तो इस योजना को उन्होंने एक्सटेंड कर दिया है, आगे बढ़ा दिया है। कितने वर्षों के लिए? 2 वर्षों के लिए। आगे वाले जो पेपर में जाने वाले हैं बच्चे, जिनका आगे अभी पेपर है दिल्ली पुलिस का, वो इस बात को बिल्कुल रेडी करके जाएंगे कि प्रधानमंत्री आवास योजना 2015 में शुरू हुई थी और इसको फिलहाल 2 वर्षों के लिए और एक्सटेंड कर दिए हैं 31 दिसंबर 2024 के लिए। तो फिलहाल 31 दिसंबर 2024 तक हमारे सरकार का टारगेट है कि हम सबको क्या करेंगे? काम कान दे देंगे। एक और दिल्ली पुलिस का जो क्वेश्चन आया बच्चों, प्रधानमंत्री जनधन योजना, ये लगातार आप याद रखना, जो वीडियो देख रहे हो ऑफलाइन क्लासेस में मैंने सारी योजनाएं करा रखी हैं। नई योजना के साथ साथ पुरानी योजनाएं 14, 15, 16 की योजनाएं मैंने कराई थी। उसी में फिर एक क्वेश्चन आ रहा है, प्रधानमंत्री जनधन योजना। तो जो प्रधानमंत्री जनधन योजना है पीएमजेडीवाई, इसको हमने स्टार्ट किया था 2014 में। इस पीएमजेडीवाई का स्टार्टिंग डेट दिल्ली पुलिस ने नहीं पूछा। द मेन पर्पज ऑफ पीएमजेडीवाई, द मेन, जो इसका मेन टारगेट था प्रधानमंत्री जनधन योजना का बच्चों, तो इसका मेन टारगेट था वित्तीय, इसका मेन टारगेट था वित्तीय समावेशन। इंग्लिश में इसको कहते हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन। ये जो फाइनेंशियल इंक्लूजन है, इसका मतलब बच्चों ये होता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को वित्तीय शब्दावलियों से परिचित करा दें, वित्तीय शब्दावलियों के साथ उसको जोड़ दें, जैसे बैंक, बीमा, तो उसका वित्तीय समावेशन हो जाता है, यानी कि बैंकिंग सुविधा उसको मिल जाए, बीमा की सुविधा मिल जाए। तो भारत में इस योजना के पहले मात्र 25% लोगों के पास बैंक अकाउंट होते थे, लेकिन इस क्रांतिकारी योजना के बाद आज के डेट में अप्रोक्सीमेटली 80% लोगों के पास भारत में बैंक अकाउंट हो चुके हैं। तो इसने क्या किया है? भारत में वित्तीय समावेशन को बहुत तेजी से बढ़ाया है। अगला क्वेश्चन जो बच्चों दिल्ली पुलिस में आया है, वो पूछा है, अगला क्वेश्चन जो बच्चों पूछा है रबी की फसल के बारे में। तो एग्रीकल्चर टॉपिक जब मैं ऑफलाइन क्लास में करा रहा था, तो एग्रीकल्चर में टाइप ऑफ क्रॉप्स मैंने कराए थे, रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद की फसल। इसमें आप देखना, जायद का मतलब गर्मी वाली फसल, खरीफ का मतलब वर्षा वाली फसल और रबी का मतलब सर्दी वाली फसल। बस ऐसे याद रख लोगे तब भी काम हो जाएगा। दिल्ली पुलिस ने उनसे पूछा आपसे कल के पेपर में कि रबी की फसल कौन सी है, और उसमें उन्होंने ऑप्शन में दे दिया था चना। तो चना का मतलब हो गया कि ये रबी की फसल होगी, क्योंकि ये सर्दियों में बोई जाएगी और मार्च अप्रैल आते आते काट ली जाएगी। इसके बाद बच्चों अगला क्वेश्चन जो था यहां पर, 2022 में भारतनाट्यम के लिए किसको पद्मश्री मिला है? ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि पद्मश्री, पद्म विभूषण और भारत रत्न, भारत में एक्चुअल में 4 अवार्ड मिलते हैं। देखिए, एक तो भारत रत्न हो गया जो सबसे बड़ा है, और इस बार भारत रत्न हमने 3 लोगों को दिया था, भूपेन हजारिका को, नानाभाई देशमुख को और उसके बाद प्रणब मुखर्जी को। इसके बाद होता है इसके बाद होता है पद्म विभूषण, पद्म विभूषण के बाद पद्म भूषण और पद्म श्री। तो पद्म श्री हमारी सबसे लास्ट वाली पुरस्कार है, और ये बहुत सारे लोगों को इस बार दिया गया है। उसी में एक भारतनाट्यम की प्रसिद्ध नृत्यांगना है आर मुथु कमनन को हमने दिया है। तो इसमें इन्होंने यही पूछा था। इसके बाद कुछ और क्वेश्चन बच्चों हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन है, धौलावीरा को कितने भागों में विभाजित किया गया था? यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता का एक शहर है धौलावीरा। ये जो धौलावीरा है, धौलावीरा के बारे में पहले आप ध्यान से ये समझ लो कि सिंधु घाटी सभ्यता में ढेर सारे शहर थे, और सभी शहरों में जो धौलावीरा है यह ऐसा शहर था जिसको हम 3 पार्ट में बांटते थे। एक्चुअल में सिंधु घाटी सभ्यता के ज्यादातर शहरों को 2 पार्ट में बांट देते थे। एक निचला एरिया होता था, एक ऊपरी एरिया होता था। ऊपरी एरिया में
जो लोग रहते थे वो पुरोहित राजा लोग रहते थे, और जो निचला एरिया होता था वहां आम जनमानस रहता था। लेकिन धोलावीरा को हमने कितने पार्ट में बच्चों बांटा था? वो 3 पार्ट में बांटा हुआ था। अगला जो क्वेश्चन है यहां पर, फीफा कितने वर्षों में होता है बच्चों? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फीफा। फीफा पहले तो ये जान लो, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन है ये। और ये जो फीफा है, इस फीफा का जो वर्ल्ड कप होता है ये हर 4 साल पर होता है, 4 साल पर। यही क्वेश्चन दिल्ली पुलिस में आया कि फीफा कितने सालों पर होता है? ये 4 सालों पर होता है। और फीफा जो 4 सालों पर हो रहा है, तो अभी जो जस्ट 2022 में फीफा वर्ल्ड कप हुआ, फीफा विश्व कप, ये जो 2022 का फीफा विश्व कप था पुरुषों वाला बच्चों, ये जीता है अर्जेंटीना ने। किसने जीता है? अर्जेंटीना ने। और महिलाओं का जो विश्व कप हुआ है उसको जीता है स्पेन ने। तो पहले ये चीज याद रख लेना, करेंटली फीफा वर्ल्ड कप पुरुष की विजेता टीम अर्जेंटीना और महिला टीम स्पेन। दिल्ली पुलिस ने पूछा फीफा कितने सालों पर होगा? कोई भी वर्ल्ड कप जनरली 4 साल का होता है, जैसे क्रिकेट वर्ल्ड कप भी 4 साल के, तो ये फीफा वर्ल्ड कप भी 4 साल का होता है। यहां पर एक क्वेश्चन और बता दूं, आगामी जो फीफा वर्ल्ड कप होने वाला है, आगामी जो फीफा वर्ल्ड कप होगा बच्चों, फुटबॉल का अगला विश्व कप, ये 2026 में होगा। 3 देश मिलकर इसको होस्ट करेंगे। वो 3 देश कौन कौन से हैं? अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा, ये तीनों मिलकर इसको होस्ट करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन जो दिल्ली पुलिस ने पूछा बच्चों, अगला क्वेश्चन था एशियन गेम्स पहली बार कब और कहां आयोजित किए गए? एशियन गेम्स के बारे में मैंने अलग से वीडियो बना रखा है बच्चों। जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है उनसे अनुरोध है जाकर वीडियो देख लें। पक्का क्वेश्चन फंसेगा एशियन गेम्स के साथ साथ। उस वीडियो में मैंने और भी चीजों को समाहित किया हुआ है, जैसे G20 ले लिया है, भारत मंडपम के बारे में बताया है। तो काफी इंपॉर्टेंट वीडियो आपके पेपर के लिए। जितने लोग नहीं देखे हो वो जाकर जरूर देख लेना। एशियन गेम्स के बारे में क्वेश्चन आया, एशियन गेम्स पहली बार कहां हुए? तो एशियन गेम्स पहली बार बच्चों नई दिल्ली में हुए। कहां हुए? नई दिल्ली में। कब हुए? 1951 में। तो भारत एशियन गेम्स के इतिहास में अब तक 2 बार अपने यहां एशियन गेम्स करवाई है। एक तो एशियन गेम की शुरुआत ही भारत से होती है, और दूसरा एशियन गेम्स भारत में 1982 में होता है। और ये वही साल है या वही वो खेल है जिससे भारत में पहली बार रंगीन टीवी का प्रसारण हुआ था बच्चों। 1982 के पहले भारत में रंगीन टीवी नहीं थी। रंगीन टीवी भारत में पहली बार 1982 के एशियाई खेलों में ही इंट्रोड्यूस हुआ था। तो 1982 में हमारी नई दिल्ली में एक बार फिर से एशियन गेम्स आयोजित हुए थे। इस बार जो एशियन गेम्स का आयोजन हुआ था वो चीन के वांगजू शहर में होता, और वो वाला जाकर वीडियो देख लेना, उसमें मैंने सब कुछ बता दिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है पानीपत की पहली लड़ाई। पानीपत की लड़ाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। पानीपत के जो युद्ध होते हैं वो एसएससी जैसे एग्जामों के लिए तो समझ लो कि आउट है क्वेश्चन। अगर आप पानीपत पढ़ के जा रहे हो तो आप उसके लिए रेडी रहोगे, वो पूछ सकते हैं। तो पानीपत की 3 लड़ाइयां हुई थी, पहली, दूसरी और तीसरी। पानीपत की जो पहली लड़ाई हुई थी बच्चों वो हुई थी बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। इब्राहिम लोदी के बीच। दूसरी जो लड़ाई हुई थी अकबर, और अकबर का संरक्षक बैरम खां था, तो आप बैरम खां भी कह सकते हो। और उसकी दूसरे साइड में था दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू राजा हेमू। कौन था? हेमू। तो हेमू और अकबर के बीच ये लड़ाई हुई थी, पानीपत की दूसरी लड़ाई। पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी अहमद शाह अब्दाली। लुटेरा था अहमद शाह अब्दाली। तो अहमद शाह अब्दाली व मराठों के बीच में ये लड़ाई हुई थी, और ये लड़ाई हुई थी बच्चों 1761 में। तो तीसरी लड़ाई 1761,
दूसरी लड़ाई 1556 और पहली लड़ाई 1526। तो ये 3 लड़ाइयां पानीपत की आप लड़कर बिल्कुल पढ़कर जाना। और इसमें विजेता को मैं अंडरलाइन कर दे रहा हूं। पहली लड़ाई बाबर ने जीती, दूसरी लड़ाई अकबर ने जीती और तीसरी लड़ाई अहमद शाह अब्दाली ने। हारने वाला पक्ष इब्राहिम लोधी, हेमू और मराठे। तो ये आप पानीपत की लड़ाई के बारे में बिल्कुल पढ़कर जाए। अगला क्वेश्चन था आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो जो आरबीआई की स्थापना है बच्चों, आरबीआई की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। आरबीआई एक्ट 1934 के द्वारा। दिल्ली पुलिस ने पूछा आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो 1 अप्रैल 1935, आरबीआई एक्ट 1934 के द्वारा। यहां पर एक चीज और याद रखिएगा, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण बच्चों, ये डेट भी बहुत पूछता है। एक तो स्थापना और एक राष्ट्रीयकरण। आरबीआई का नेशनलाइजेशन हुआ था 1 जनवरी 1949 को। रट लेना बिल्कुल, 1 जनवरी 1949 को। यहां पर एक चीज और देखिएगा, आरबीआई को हिल्टन यंग कमीशन के सुझाव पर बनाया गया था। तो हिल्टन यंग कमीशन के सुझाव पर आरबीआई जब बनी तो आरबीआई का हेडक्वार्टर बच्चों उस समय कोलकाता में था। बाद में हमने आरबीआई को शिफ्ट किया, कोलकाता से हमने इसको शिफ्ट करके कहां ले गए? मुंबई में। तो इस समय आरबीआई का हेडक्वार्टर कहां है? मुंबई में। आरबीआई के जो गवर्नर है इस पर भी बहुत क्वेश्चन आता है। और आरबीआई के गवर्नर्स में पहला जो गवर्नर है वो थे ऑसबोर्न स्मिथ। और इस समय आरबीआई के 25वें गवर्नर बने हुए हैं शक्तिकांत दास। याद रखना बच्चों, आरबीआई का इस समय गवर्नर भी पूछ सकता है। तो आरबीआई के बारे में अगर इतना आप पढ़कर जा रहे हो तो बहुत ज्यादा अच्छे से कर लोगे। अगला क्वेश्चन जो दिल्ली पुलिस में आया, गंगा की सहायक नदी। तो नदी पर मैंने वीडियो भी यूट्यूब पे भी डाल रखा है, ऑफलाइन क्लासेस में तो पढ़ाया है। तो गंगा नदी का जो सिस्टम है ये मान लेते हैं हमारी गंगा नदी है। और गंगा नदी की ढेर सारी सहायक नदियां हैं, जैसे रामगंगा, जैसे गोमती, वरुणा, अस्सी, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा। बहुत सारी इधर से आ गई, इधर से आ रही है यमुना, टोन्स, सोन। तो ये गंगा की बहुत सारी सहायक नदियां हैं। इनमें से उसने पूछा दिल्ली पुलिस में कौन गंगा की सहायक नदी है, ऑप्शन में यमुना भी था। तो नॉर्मल बच्चा भी अगर गंगा के बारे में कभी जानता होगा तो उसको पता है कि गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना है, जो इलाहाबाद में आकर इससे मिलती है। दाहिने साइड से मिलती है कि बाएं साइड से? अब ये इंटेलिजेंट क्वेश्चन है। गंगा ऐसे जा रही है, इधर से आकर मिल रही है। तो गंगा में बाएं तरफ से मिलने वाली नदी 3 ही है, यमुना, टोन्स और सोन।